नमस्कार। आज का हमारा विषय आधुनिक हिंदी कविता में प्रगतिवादी काव्य। इससे पूर्व हम छायावादी काव्य पढ़ चुके हैं। तो छायावाद में हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े कवियों ने प्रकृति पर आधारित और जीवन की सुंदरता पर आधारित बहुत सारा काव्य सृजित किया था, जिससे जो एक चित्र बना उससे देखने वालों के और सुनने वालों के हृदय में प्रकृति, रहस्यवाद आदि के बारे में एक बहुत बड़ी तस्वीर खींची। लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों को यदि हम तत्कालीन परिस्थितियों में यदि हम जाएं और कल्पना करें तो हम अनुमान कर सकते हैं कि उस समय का जो जनमानस था उसके अंदर बहुत अधिक विचलन था, क्योंकि परिस्थितियों से विचलित होना स्वाभाविक है। इसलिए छायावाद के बाद धीरे धीरे 1936 के आसपास एक और वाद का उदय हुआ, जिसे प्रगतिवाद नाम दिया गया। प्रगतिवादी काव्य। प्रगतिवादी काव्य अर्थात यथार्थ को स्वीकार करने वाली कविताएं। पहले हम शब्द पे गौर करें। प्रगति, गति अर्थात जीवन। जहाँ जीवन है वहाँ गति है। अगति यानी मृत्यु। जहाँ गति बंद हुई वहाँ मृत्यु। अब इसी जो गति से पहले प्र उपसर्ग लगा है, उस उपसर्ग से ये प्रगति शब्द बना, जिसका सामान्य अर्थ है आगे बढ़ना। प्रगति यानी आगे बढ़ना, प्रोग्रेस। जब यही प्रकृति शब्द साहित्य के संदर्भ में प्रस्तुत होता है तो वह उसे साहित्य सृजना की अवबोधक बनकर आता है, जो जीवन को निर्माण करने की गति प्रदान करता है। अब यहाँ पर साहित्य में दो शब्दों का उल्लेख करना आवश्यक है, प्रगतिवाद और एक साथ ही एक और समानांतर शब्द प्रगतिशील। प्रगतिशील और प्रगतिवाद, इन दोनों में अंतर समझना जरूरी है। कई बार कुछ समीक्षक प्रगतिवाद और प्रगतिशील को एक दूसरे का पर्याय या यूं कहें समानार्थक शब्द मानते हैं, लेकिन ऐसा कहना सही नहीं है। ये उनका, हम कह सकते हैं, भ्रम है। ये शब्द भ्रम पैदा करता है। प्रगतिवाद एक खास किस्म के साहित्य के लिए व्यवहार में लाया जाने वाला शब्द है, और दूसरी तरफ प्रगतिशील शब्द जो है वो विस्तृत है। हम देखते हैं कि प्रगतिशीलता कब नहीं रही। प्रगतिशीलता तो सदा से ही रही है। हर युग में कोई न कोई प्रगति होती रहती है, और होती रहती है, होती रही है और होती रहेगी। जो जो समय निकलेगा, परिवर्तनशीलता जीवन का कहें, समाज का कहें, साहित्य का कहें, एक शाश्वत धर्म है। अतः प्रगतिशीलता को हम युग धर्म की व्याख्या कह सकते हैं। और इसी शब्द में, इसी प्रगति शब्द में जब वाद जुड़ जाता है तो वह एक देश काल विशेष या एक समय विशेष की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। अर्थात वह समय की सीमाओं में या समय के घेरे में बंध जाता है। छायावाद की कोख से जन्मा हिंदी का नया साहित्य प्रगतिशील तो है, किंतु
एक विशिष्ट सिद्धांत और दर्शन के वादात्मक वृत्त में घिर जाने के कारण संकीर्ण और निश्चित अर्थ का द्योतक भी बन गया। अतः प्रगतिशील और प्रगतिवाद में वही अंतर है जो वाद और शील में है। प्रगति दोनों में विद्यमान है, परंतु एक की प्रकृति वाद से युक्त है और दूसरे की शील से युक्त है, और शील एक आचरणिक प्रक्रिया है और युगानुरूप सांचे में ढलकर निरंतरता का बोध कराती है। इसलिए दोनों शब्दों में पहले अंतर समझना जरूरी था। अब हम प्रगतिवादी काव्य की बात करते हैं। प्रगतिवादी काव्य यानी एक विशेष कालखंड में हमारे आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रयुक्त काव्य। कालखंड की बात करें तो 1936 से और 1950 तक का ये जो समय है, इसके बीच प्रगतिवादी काव्यों को माना जा सकता है। लेकिन प्रगतिवाद की जो लहर है वो 1936 से शुरू करके और 1942 यानी आज़ादी के आंदोलन तक, ये जो 6 साल का समय है, यहाँ पर प्रगतिवादी काव्य का बोलबाला रहा। प्रगतिवाद व्यक्ति को यथार्थ स्थिति से परिचित कराता है तथा आगे बढ़ने का संदेश देता है। इस वाद का प्रादुर्भाव संसार में रूसी क्रांति के बाद माना जाता है। रूसी क्रांति यानी 1917 के आसपास जो रूस में क्रांति हुई, किंतु प्रगति का ये सिद्धांत प्रत्येक युग में अपना अस्तित्व बनाए रहा है। भारतीय साहित्य में इस वाद का प्रादुर्भाव सन 1936 ईस्वी के भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन में बाबू प्रेमचंद द्वारा दिए गए अध्यक्षीय भाषण से माना जाता है। उस अध्यक्षीय भाषण में प्रगतिवादी स्वर था। इस वाद की जो प्रेरणा स्रोत सिद्धांत हैं, उसमें हम मार्क्सवाद को ले सकते हैं, जिसके तहत ऊंच नीच का भेद, पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध यानी समानता का भाव, साथ ही गांधीवादी दर्शन, यथार्थवाद, ये भी प्रेरणा स्रोत कहे जा सकते हैं। राजनीतिक व सामाजिक पृष्ठभूमि की यदि बात करें तो ये हम जानते हैं कि उस समय हमारा देश गुलाम था, गुलाम राष्ट्र के लोग थे हम, और हमारी विभिन्न प्रकार की बंदिशें थी। किस तरह से भारतीय जनता का, भारतीय लोगों का शोषण हो रहा था अंग्रेजों के द्वारा, छोटे छोटे राजाओं, सामंतों के द्वारा। राजनीतिक अस्थिरता का एक माहौल था। और सामाजिक पृष्ठभूमि को देखें तो समाज विभिन्न भागों में बटा हुआ था। कुछ इन्हीं शासकों, सामंतों के निकट के लोग थे, कुछ इनसे दूरी बनाए हुए लोग थे, और आपस में धीरे धीरे जो एक हमेशा से इस देश में तालमेल रहा आपस में जातिगत रूप से, उसमें अभाव दिखाई दे रहा था। ये इसकी पृष्ठभूमि है। प्रगतिवाद ने फिर एक अलग नई तरह की चेतना का संचार किया। अब यहाँ पर हम प्रगतिवादी काव्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, उनको यदि हम गिने तो सबसे पहले हम लेंगे, हम कह सकते हैं कि तत्कालीन समाज की जो व्यवस्था थी उसके प्रति इस प्रगतिवादी काव्य में आक्रोश दिखाई देता है कि ये जो व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के चलते समाज में ऊंच नीच फैल चुकी है, जो एक पुराने समय से चली आ रही वर्ण व्यवस्था और उसके बाद में वो वर्ण व्यवस्था का बदला हुआ रूप, जिसके अंदर एक ही देश में एक ही रूप में जन्मा हुआ व्यक्ति और विभिन्न वर्गों में बांटकर देखा जाता है, इस व्यवस्था के प्रति आक्रोश दिखाई देता है।
दूसरे विशेषता के रूप में यदि हम देखें तो हम कह सकते हैं मार्क्सवादी व्यवस्था जो है वो कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है, जो मूल रूप से सबको समानता की बात करता है, सब राजा और प्रजा, राजा और रंक सब बराबर होने चाहिए, सबको समान अधिकारों की बात करता है, वही मार्क्सवादी विचारधारा प्रगतिवादी काव्य का मूल आधार है। उस समय के काव्य को हम देखें तो एक विशेषता ये सामने आएगी कि रूस जहाँ पर ये व्यवस्था कायम थी, उस साम्यवादी व्यवस्था का और वहाँ के राजाओं की तारीफ तत्कालीन कवियों ने की है। अर्थात वहाँ की जो राजव्यवस्था है वैसी ही राजव्यवस्था यहाँ भी होनी चाहिए, जिससे ये भेदभाव मिट सके। अगली विशेषता के रूप में समाज का यथार्थवादी चित्रण। तत्कालीन कवियों ने समाज का यथार्थ चित्र हमारे सामने रखा। निराला जी के कुछ शब्दों के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा। निराला जी अपनी भिखारी कविता के माध्यम से कह रहे हैं, भिखारी का चित्रण देखिए, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। भिखारी चलकर आया है और आपसे विनती कर रहा है, लेकिन आपके पास भी देने को कुछ भी नहीं है, और ऐसी स्थिति में वो पछताता हुआ वापस लौटता है। एक तो ये विचार। दूसरा, भिखारी पथ छोड़कर आपके पास विनय करने के लिए आता है, लेकिन आपके पास सब कुछ है, आप सक्षम हैं, लेकिन आप उस भिखारी के प्रति आपके हृदय में कोई रहम नहीं है। तो वो वापस आता है कि मैं क्यों गया, मुझे नहीं जाना चाहिए था। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। और उसकी दुर्दशा देखिए, ऐसी हालत कि देखने सुनने वालों को ही दया आ जाए। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, यानी इतना कमज़ोर है कि पेट और पीठ, चिपका हुआ पेट है, दोनों मिलकर एक हो गए हैं। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, लकड़ी के सहारे वो चल रहा है। मुंह फटी पुरानी झोली का फैला था। और पूंजी के नाम पर उसके पास क्या है, एक झोली है, फटी हुई झोली है, उसका मुंह हर किसी के सामने वो फैला रहा है, उसकी मजबूरी है। लेकिन एक तो वो वर्ग है जिसके पास देने को लिए कुछ नहीं है, और एक वो वर्ग जिसके पास बहुत कुछ है लेकिन उस भिखारी के प्रति रहम नहीं है। कहने का भाव कि ये वास्तविक चित्र था तत्कालीन समाज का। इस तरह से प्रगतिवादी काव्य में निराला जैसे और कवियों ने भी इस तरह का वास्तविक चित्रण हमारे सामने किया है। अगली विशेषता के रूप में राष्ट्र एवं विश्व के प्रति संवेदनशीलता। माखनलाल चतुर्वेदी, रामकृष्ण शर्मा नवीन, दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि द्वारा रचित राष्ट्र प्रेम की कविताएं आदर्श का काम कर रही थी। बहुत ही आदर्श रचनाएं ये रच रहे थे। उसी समय की मार्क्सवादी विचारधारा ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया। इसमें राष्ट्र प्रेम भी था और संसार के समस्त शोषितों के प्रति विश्व बंधुत्व का भाव भी था। इन कविताओं के माध्यम से सहानुभूति उन शोषितों के प्रति भी थी जो भारत के अलावा विश्व के किसी दूसरे देशों के थे, क्योंकि वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा ही परिवार है, ये भाव भारत में सदा से ही रहा है। अतः मार्क्सवादी विचारधारा को इन कवियों ने बड़ी रुचि के साथ अपनी कलम का विषय बनाया। संसार को पूंजीवाद व साम्राज्यवाद की जकड़न से मुक्त करवाने की बात प्रगतिवादी काव्य में है। हमारे देश की तरह जिन देशों में अत्याचार व दमन हो रहा था, उनको प्रगतिवादी कवियों ने अपना पूरा समर्थन दिया। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सब मजदूरों को एक हो जाने की बात भी कही। अगली विशेषता के रूप में
हम कह सकते हैं शोषितों के प्रति सहानुभूति। जो शोषित थे, जिनका दमन हो रहा था, जिनको दबाया जा रहा था, जिनका खून चूसा जा रहा था, उनके प्रति इन कवियों ने बहुत सहानुभूति दिखाई है। मुख्य प्रतिनिधि के रूप में जो वर्णन इन्होंने ज़्यादा किया है वो किसान और मजदूर का किया है, क्योंकि सबसे बड़े ये दो ही वर्ग हैं जिनका शोषण सबसे ज़्यादा और खुला शोषण हो रहा था। इसलिए किसान और मजदूर को ही शोषितों का प्रमुख प्रतिनिधि मानकर इनके प्रति सहानुभूति प्रकट की गई। साथ ही जो शोषण कर रहे थे, जो शोषक वर्ग था, उसके विरुद्ध आवाज उठाई गई, आवाज बुलंद की गई। अगली विशेषता जो वर्णन जिसका मैं कर चुका हूँ पहले भी, कि साम्राज्यवाद और पूंजीवादी जो व्यवस्थाएं थी उनका विरोध। साम्राज्यवाद अर्थात ऐसी व्यवस्था कि शक्तिशाली अपने साम्राज्य को और बढ़ाता जाए, कमज़ोर को दबाकर और उसका साम्राज्य हड़प ले। और पूंजीवाद में अपने पास पहले से पूंजी है लेकिन उसके बाद उस पूंजी को और बढ़ाता जाए और बढ़ाता जाए। ये दो व्यवस्थाएं ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जहाँ पर दीनहीन कमज़ोर के लिए कोई जगह नहीं होती। तो इन दोनों व्यवस्थाओं का प्रगतिवादी काव्य में विरोध किया गया है, इनके विरोध में स्वर बुलंद किया गया है। प्रगतिवाद किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार का विरोधी है। प्रगतिवादी कवि कहते हैं कि यदि एकाधिकार हो गया तो एकाधिकार में निश्चित रूप से शोषण होगा, तो एकाधिकार के स्थान पर प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। इन्हीं के कारण समाज में वर्ग विभाजन पनपा। समाज में जो गरीबी, दरिद्रता और विषमता, एक के पास बहुत अधिक धन है, दूसरे के पास कुछ नहीं है, इसके पीछे यही व्यवस्थाएं रही हैं। इसलिए इन कवियों ने जमकर विरोध किया। इसके अलावा तत्कालीन समाज में जो समस्याएं थी, उन समस्याओं के प्रति इन कवियों की बड़ी जागरूक दृष्टि रही। तो अगले बिंदु के रूप में हम कह सकते हैं समस्याओं के प्रति जागरूक दृष्टि या जागृत दृष्टि। प्रगतिवादी काव्य में जनजीवन की आर्थिक समस्याओं को लेकर अनेक कविताओं का सृजन किया है, क्योंकि गरीबी उस समय चारों तरफ दिखाई देने लग गई थी। अंग्रेजों ने जमकर भारत को लूट लिया था, बहुत अधिक शोषण लोगों का किया जा रहा था। केदारनाथ अग्रवाल ने अपनी पंक्तियों में एक चित्र खींचा है कि बाप बेटा बेचता है, बाप अपने बेटे को बेच रहा है। भूख से बेहाल होकर क्यों बेच रहा है? भूख से पीड़ित होकर, बेहाल होकर, भूख से उसका बुरा हाल हो गया है। भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर, क्योंकि एक पिता के लिए उसका जो बेटा है वो कितना महत्वपूर्ण होता है, कितना अजीज होता है, कितना प्यारा होता है। तो खुश होकर ये काम नहीं कर रहा था, और ये धर्म भी नहीं बनता एक पिता का कि वो अपने पुत्र को बेच दे। तो धर्म और साथ ही धीरज, उसके अंदर का जो धैर्य है उसको खो दिया उसने, और जैसे उसके प्राण जा रहे हैं, प्राण भी जैसे उसके खो रहे हैं। धर्म धीरज प्राण खोकर हो रही अनीति बर्बर, चारों ओर अनीति हो रही है, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं राष्ट्र सारा देखता है, बाप बेटा बेचता है। तो केदारनाथ अग्रवाल की इस कविता से हम अनुमान कर सकते हैं कि तत्कालीन समाज में गरीब, दीनहीन मजदूर, किसान की क्या स्थिति थी। अब अगली विशेषता के रूप में नई व्यवस्था का आह्वान। इन कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से ये आह्वान किया कि जो व्यवस्थाएं वर्षों से चली हुई आ रही हैं, उन व्यवस्थाओं को तत्काल हमें बदलना चाहिए। सड़ी गली व्यवस्थाओं को तुरंत हम त्याग दें। सड़ी गली व्यवस्था का मतलब ये कि ये व्यवस्थाएं किसी समय में हो सकता है कि सही रही हों, लेकिन अब इनमें बहुत अधिक बुराइयां आ गई हैं, अब इनका कोई महत्व तो नहीं रहा है। अब ये समाज में भेदभाव पैदा कर रही हैं, समाज में खाई बढ़ा रही हैं। तो इन व्यवस्थाओं को हमें तुरंत त्याग देना चाहिए और
पुराना है तो त्याग दें, ये बात नहीं है। यदि कोई सिद्धांत पुराना है लेकिन वो अभी भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अभी भी यदि वो सुंदर है, तो चाहे कितनी पुरानी वो व्यवस्था क्यों ना हो, उसको हमें ज़रूर जारी रखना चाहिए। यानी एक तरह से सुधार का आह्वान इन कवियों ने किया। इसके अलावा क्रांति का स्वर बार बार में स्पष्ट ही है कि बदलाव की जहाँ बात होती है उसको क्रांति कहते हैं। तो इन कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से क्रांति का उद्घोष किया और बौद्धिकता और व्यंग्यात्मकता बहुत अधिक देखने को मिलती। व्यंग्य में अपनी बात को प्रस्तुत किया, व्यंग्य में बात कही हुई अधिक प्रभावी होती है। इसलिए इन कवियों ने तत्कालीन व्यवस्थाओं के प्रति, राजाओं के प्रति और अन्य जहाँ भी इनको कहीं पर भी कोई व्यक्ति ऐसा लगा कि ये हमारे समाज के लिए बाधक है या ये समाज में पीड़ा पैदा कर रहा है, उस व्यक्ति के प्रति इन्होंने समय समय पर व्यंग्य कसे हैं। प्रमुख कवियों में वही सुमित्रानंदन पंत, निराला जी, रामधारी सिंह दिनकर, नरेंद्र शर्मा, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन आदि रहे हैं। धन्यवाद।